निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम 7 जून 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे। आज जिन आर्टिकल्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो लगभग 7 आर्टिकल्स हैं। पेज नंबर 1 पर भारत के फर्स्ट सौर्य नाव को एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट में शामिल किया गया है, उसकी चर्चा है। पेज नंबर 8 में सीबीएसई के द्वारा सिलेबस में पाठ्यक्रम में कमी लाकर कुछ शिक्षा सुधार की बात की गई है। पेज नंबर 10 में रबर इंपोर्ट से संबंधित, प्राकृतिक रबर से संबंधित एक आर्टिकल है। पेज नंबर 10 पर ही मुर्गी पालन क्षेत्र से संबंधित एक आर्टिकल जिसमें कि पोल्ट्री फार्मिंग की समस्याएं, उससे संबंधित अभी के टाइम पे जो चैलेंजेस हैं। पेज नंबर 11 पर लोकस्ट स्वार्म के बारे में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि पीटी और मेंस दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। पेज नंबर 12 पर कोरोना वायरस आउटब्रेक महामारी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। और पेज नंबर 12 पर ही आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि सकल मूल्य वर्धन से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से। आर्टिकल में भारत के प्रथम सोलर पावर्ड फेरी यानी कि सौर ऊर्जा चालित नाव आदित्य के बारे में चर्चा की गई है। आदित्य को एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट में वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। एशिया के तरफ से यह सोल इंट्रेंट है यानी कि एकमात्र प्रविष्टि एशिया के तरफ से है। भारत का प्रथम सौर चालित नाव आदित्य जो कि केरला में अभी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यह गुस्ताव ट्रॉवे पुरस्कार के लिए 12 नावों में से एक नाव है जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगर हम गसीज इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड्स की बात करें, इन पुरस्कार की बात करें जिसके लिए आदित्य को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यह गुस्तावे ट्रॉव नामक एक फ्रेंच विद्युत इंजीनियर थे और विद्युत कार एवं नावों के क्षेत्र में एक अग्रणी अग्रदूत थे। तो इनके नाम पर यह पुरस्कार है जिसके लिए कि भारत के प्रथम सौर चालित फेरी को नाव आदित्य को शामिल किया गया है। आप चित्र में यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यह आदित्य का चित्र है। केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसका अभी ऑपरेशन किया जा रहा है आदित्य का, वाईकोम थवनाकडवु रूट पर। तो यह आपको जानना आवश्यक है कि वर्तमान में इसका लाभ केरला राज्य सरकार के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जल परिवहन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस नाव की सफलता से उत्साहित होकर और इसके बहुत ही कम संचालन लागत से प्रेरित होकर केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भविष्य में और इस प्रकार के कई नावों को शुरू करने की योजना बनाई है। अगर हम ऊर्जा लागत की बात करें तो सौर चालित आदित्य का ऊर्जा लागत प्रतिदिन 180 रुपये का है। अगर इसकी तुलना हम डीजल चालित नावों, समान आकार के डीजल चालित नावों से करें तो वह लगभग 8,000 रुपये प्रतिदिन की ऊर्जा लागत लगती है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सौर चालित नाव के प्रयोग से एक तो कि फाइनेंशियल वायबिलिटी भी होती है, जो ऊर्जा का लागत है उसमें भी काफ़ी कमी आती है और साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी काफ़ी हितकारी है। और अगर हम इसके जीरो पॉल्यूशन और फाइनेंशियल वायबिलिटी दोनों की हमने बात की तो इस दोनों से प्रेरित होकर KSWTD यानी कि केरला राज्य जल परिवहन विभाग ने जनवरी 2020 में यह कहा था कि 2017 में इस सेवा की शुरुआत हुई थी आदित्य की, और 2017 से अभी तक लगभग 75 लाख रुपए की बचत जो है यह विभाग को सौर चालित नाव से हो चुकी है। तो यह आपके प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कि भारत का प्रथम सौर चालित नाव कौन सा है, तो वह आदित्य है। किस राज्य में अभी कार्यरत है, केरला में। आप इसके रूट के भी बारे में इसे ध्यान में रख सकते हैं। वाईकोम थवनाकडवु रूट पर केरला में यह अभी वर्तमान रूप से कार्यरत है। और आप मेंस परीक्षा में जहाँ पर कि इनोवेटिव मोड ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट यानी कि पर्यावरण परक जो परिवहन की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की, हरित परिवहन की, तो आप वहाँ पर इन बिंदुओं का उल्लेख पेपर 3 में कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 3 में आप इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस प्रकार के
इनोवेटिव और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मीन्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सीबीएसई के द्वारा 1 महीने के अंदर एक रिवाइज्ड रिड्यूस्ड सिलेबस यानी कि एक कटौती किया गया पाठ्यक्रम जो है वह रिलीज किया जाएगा, जारी किया जाएगा। उसके बारे में यह आर्टिकल है। सीबीएसई 1 माह के अंदर एक कट डाउन सिलेबस, एक घटा हुआ पाठ्यक्रम जारी करेगा ताकि अभी कोविड-19 महामारी के कारण जो एकेडमिक सेशन का नुकसान हुआ है, जो एकेडमिक सत्र है वो शॉर्ट हो चुका है और क्लासरूम टाइम का नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई की जा सके इसके लिए सिलेबस को शॉर्ट करेगा। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि पाठ्यक्रम को रैशनलाइज करने की, युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि अभी के समय में निश्चित ही टाइम का लॉस हुआ है शिक्षकों के लिए, विद्यालयों के लिए भी और साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी। और अगर सीबीएसई का यह कहना है कि स्कूलिंग को, विद्यालय में शिक्षण को और होम स्कूलिंग दोनों के एक मिश्रित मॉडल को भी लागू किया जाता है, वैसी परिस्थिति में भी समय का नुकसान जो हो चुका है उसकी भरपाई करना कठिन होगा। तो इसके हिसाब से सिलेबस को रिड्यूस करने का फैसला सीबीएसई ने लिया है। इसमें बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए, यानी अधिगम परिणाम को ध्यान में रखते हुए जो नेसेसरी आवश्यक कोर एलिमेंट्स हैं उनको रिटेन किया जाएगा सिलेबस में। और जो मुख्य जो एक लक्ष्य होगा बोर्ड का सिलेबस रिडक्शन में, वह यह होगा कि लर्निंग आउटकम्स के लिए जो आवश्यक कोर एलिमेंट्स हैं, प्रमुख तत्व हैं सिलेबस में, उनको रखा जाए। और जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो आसानी से समझे जा सकने वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिन्हें प्रैक्टिकल मैनर में छात्रों को, विद्यार्थियों को समझाया जा सकेगा, तो उसे सेल्फ लर्निंग के लिए छोड़ दिया जाएगा कि विद्यार्थी वैसे सिंपल कंसेप्ट्स को खुद से समझ लें, स्वशिक्षण कर समझ लें। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सीबीएसई के द्वारा की गई है कि स्कूलों से कहा जाएगा कि वह इस शैक्षिक सत्र से एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ शिफ्ट करें। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का तात्पर्य होता है सामर्थ्य आधारित शिक्षण प्रणाली, जिसमें कि अधिक जो फोकस है, केंद्र है, वह लर्निंग आउटकम्स पर हो, यानी कि अधिगम परिणामों पर हो। इसका लक्ष्य यह है कि सीबीएसई के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि रोट लर्निंग यानी कि रटने की प्रवृत्ति और कंटेंट बेस्ड एग्जामिनेशन फोकस्ड स्ट्रक्चर यानी कि तथ्यात्मक जो परीक्षा परक जो संरचना अभी भारतीय शिक्षण की है, एजुकेशन सिस्टम की है, उससे शिफ्ट होकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ मूव किया जाए, यानी सामर्थ्य आधारित शिक्षण की तरफ मूव किया जाए, शिफ्ट किया जाए, जिससे कि जिसके माध्यम से एक बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को, उसके समझ को और कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन को, यानी कि कंसेप्ट्स को किस तरीके से उपयोग करना है उसको मैप किया जा सके, रेदर देन नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों के जानकारी से हटकर बच्चे के अंदर कंसेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट की समझ और उसके एप्लीकेशन को मैप किया जा सके। एक इस प्रकार का कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, सामर्थ्य आधारित शिक्षण व्यवस्था को स्थापित करना बोर्ड का लक्ष्य इस कदम के माध्यम से है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल में कहा गया है कि हालांकि एक प्रकार से बोर्ड के द्वारा यह जो निर्णय है इंक्रीमेंटल मैनर में, यानी कि वार्षिक रूप से किया जाएगा। आने वाले सत्र में, आने वाले वर्ष में सीबीएसई की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 20% जो प्रश्न होंगे वह केस आधारित होंगे, जिनका की संबंध वास्तविक जीवन से होगा। तो यह एक प्रयास किया जा रहा है कि कंसेप्ट का एप्लीकेशन बच्चे कितना कर पाते हैं, कितनी समझ कंसेप्ट की है, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ के, वास्तविक जीवन के समस्याओं से जोड़ के उनसे लगभग 20% प्रश्न 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में अगले साल से पूछे जाएंगे। 12वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी विषयों में 10% वैसे प्रश्न होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा में, खासकर एग्जामिनेशन सिस्टम में, परीक्षा प्रणाली में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि रटने की प्रवृत्ति से हटकर एक समझ आधारित शिक्षण व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का जो बदलाव है, यह एक
स्मॉल नज है। स्मॉल नज यानी स्कूलों के लिए एक छोटी सी प्रेरणा है कि वह अपने यहाँ जो क्लासरूम में टीचिंग है, जो शिक्षण है और असेसमेंट है, आकलन है, उसको कक्षा 1 से ही उसके अंदर बदलाव लाएं। इसके साथ पाठ्यक्रम को भी समय के साथ ओवरऑल किया जाएगा, उसमें बदलाव लाया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर एक पाठ के साथ, हर एक सिंगल लेसन के साथ मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स अटैच किए जा सकें, यानी कि मापने योग्य अधिगम जो है, आउटकम्स, अधिगम परिणाम उसके साथ अटैच किए जा सकें और ऐसे तरीके विकसित किए जा सकें जिससे कि शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी के स्पेसिफिक एरियाज में, विभिन्न विशिष्ट क्षेत्र में उसके सामर्थ्य हासिल करने की क्षमता को मैप कर सकें। यानी यह जो क्यूरिकुलम में आने वाले समय में बदलाव लाने की बात की जा रही है, उसके माध्यम से मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स को सुनिश्चित करने का प्रयास बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है और इसके साथ ही ऐसे तरीके विकसित किए जाएंगे जिससे कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो हासिल किया गया कौशल है, जो लर्निंग कॉम्पिटेंस है, उसको मैप किया जा सकेगा। और आर्टिकल में आगे बताया गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के व्यवस्था में बदलाव के लिए एक जो व्यापक पारिस्थितिकी है शिक्षा तंत्र की, जिसमें कि पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं और रिक्रूटर्स हैं। रिक्रूटर्स मतलब जो नौकरियां देते हैं। तो इन सभी को इन पहलों में शामिल होना पड़ेगा और जो एक पारंपरिक हमारी सोच है शिक्षण व्यवस्था को लेके, उसमें बदलाव के लिए इच्छुक होना पड़ेगा, तभी यह बदलाव संभव हो सकता है। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि अगर कॉलेज में दाखिला लेना और मात्र नौकरी प्राप्त कर लेना अगर अभी भी पारंपरिक जो है वह रटने की प्रक्रिया पर आधारित होगा, कंटेंट बेस्ड मॉडल यानी तथ्यपरक मॉडल पर आधारित होगा, तो डिमांड साइड से किसी भी प्रकार के चेंज को लेकर कोई इंसेंटिव नहीं होगी। तात्पर्य यह है कि मान लीजिए अगर रिक्रूटर्स के साइड से, एम्प्लॉयर्स के साइड से, यानी वह जो है नौकरियां देते हैं तो वह डिमांड साइड है जो कि जॉब सीकर्स के लिए एक मार्केट अवेलेबल कराते हैं। तो अगर वैसे डिमांड साइड से की तरफ से अगर हम कॉलेजेस की बात करें या नौकरी प्राप्त करने की बात करें तो उसमें अगर रटने की प्रवृत्ति जैसी व्यवस्था को बदला नहीं जाएगा तो कोई इंसेंटिव जो है डिमांड साइड के लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह आर्टिकल जो है आपको मुख्यतः मेंस के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के हिसाब से, सामान्य अध्ययन पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से यह आवश्यक है। पेपर 1 में समाज में शिक्षा और शिक्षा में व्यापक बदलाव से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं, स्कूली शिक्षा में बदलाव। इसके साथ ही आप इसमें पेपर 2 में जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा अलग अलग समाज के वर्गों के लिए किए जा रहे पहलों की बात करें तो आप वहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार के दृष्टिकोण से इस बिंदु का उल्लेख कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि स्कूली शिक्षा और एक व्यापक शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए और जो जॉब कंडीशंस हैं, यानी रोजगार की स्थितियों में एक व्यापक बदलाव, एक सोच में परंपरागत सोच में बदलाव लाने की दिशा में यह किया गया पहल है। तो आप इसे मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से समझ सकते हैं और सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में किए जा रहे बदलाव के दृष्टिकोण से आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रबर को लेकर एक आर्टिकल पेज नंबर 10 पर आया है। रबर प्लांटेशन यानी रबर के बागान जो कि भारत में मुख्यतः केरला में स्थित हैं और अभी हम देखें कि लॉकडाउन कोविड-19 के कारण वहाँ पर उत्पादों को बेचने में स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक रबर की अगर बात करें तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उनकी भी मांग जो है उसमें भारी कटौती आई है। UPASI जो कि दक्षिण भारत में एक क्षेत्रीय प्लांटर्स एसोसिएशन है, संघ है, इसने सरकार से मांग की है कि प्राकृतिक रबर के आयात पर 2 वर्षों के लिए प्रतिबंध रोक लगा दिया जाए और 2 वर्षों के उपरांत एक सेफगार्ड ड्यूटी, एक सुरक्षात्मक कर आयात के ऊपर 3 वर्षों तक लगाया जाए। उनकी मांग, ये 2 मांग उन्होंने सरकार के सामने रखी है जिससे कि स्थानीय उद्योग को, लोकल इंडस्ट्री को रिकवर होने का मौका मिले। अगर हम प्राकृतिक रबर क्षेत्र की बात करें तो भारत में इससे लगभग 1.3 मिलियन कृषकों को, ग्रोअर्स की आजीविका इसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि 13 लाख
जो कृषक हैं, रबर उगाने वाले हैं। प्राकृतिक रबर क्षेत्र पर 13 लाख लोगों की आजीविका निर्भर करती है। घरेलू बाजार में अभी प्राकृतिक रबर के दाम में पिछले 8 सालों में तेज गिरावट देखा गया है और वर्तमान में भी जो इसकी कीमत है बाजार में, वह उत्पादन लागत से काफ़ी कम है। इसका कारण यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से होने वाले आयात में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखी गई है। हाल के वर्षों में इंपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखी गई है। अगर हम आयातित रबर की बात करें, जिसके ऊपर 25% कर भी लगाया जाता है, ड्यूटी भी लगाई जाती है, तो यह घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमत से 10 रुपये कम ही होती है। और एक तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कर लगाने के बाद भी जो घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमत है, उससे भी कम दाम आयातित रबर का होता है, जिससे कि आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो घरेलू प्राकृतिक रबर क्षेत्र उद्योग है, उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह बताई गई आर्टिकल में कि भारत में उत्पन्न किए गए प्राकृतिक रबर में से 75% जो है वह टायर उद्योग को जाता है। यानी 75% जो इंडिया में प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है, वह टायर उद्योग के रॉ मटेरियल के रूप में जाता है। अब यह आर्टिकल आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के हिसाब से इसलिए क्योंकि आप जैसा इसमें देख सकते हैं कि स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रबर, जो भारत में आयातित प्राकृतिक रबर है, उसकी कीमत घरेलू उद्योग की तुलना में उसकी क्या स्थिति है। तो जैसा हमने देखा कि घरेलू उद्योगों के द्वारा उत्पादित जो प्राकृतिक रबर है, उसकी कीमत आयातित जो नेचुरल रबर है उससे ज़्यादा है। तो एक प्रीलिम्स का पॉइंट आपसे यहाँ पर उठा के पूछा जा सकता है। और दूसरा मेंस के हिसाब से यह सामान्य अध्ययन पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ता है, जहाँ पर कि आपको किसानों के और प्लांटेशंस, एग्री सेक्टर, कृषि क्षेत्र, एग्री एंड एलाइड सेक्टर्स, वहाँ पर आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। खासकर आर्टिकल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो आपको रबर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। 1.3 मिलियन लाइवलीहुड यह प्रोवाइड कराता है। इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो रबर इंडस्ट्री के द्वारा, रबर उद्योग के द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना अभी पड़ रहा है रबर उद्योग को, उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मिलते हैं। एक तो कि डिमांड में कमी आई है, और दूसरा जो आयातित रबर है उससे काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि प्राइस में, कीमतों में चुनौती, प्रतिस्पर्धा का सामना घरेलू मार्केट को करना पड़ रहा है। तो इन बिंदुओं को आप जरूर आवश्यक रूप से सामान्य अध्ययन पेपर 3 में इन क्षेत्रों में शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 पर ही। यह मुर्गी पालन क्षेत्र से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल किए गए हैं। अभी वर्तमान में कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण 3 महीने में मुर्गी पालन क्षेत्र को, मुर्गी पालन उद्योग को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान का सामना करना पड़ा है। बाजार में कई प्रकार के फेक न्यूज़ जो है वह मुर्गी के उपयोग को, मुर्गियों के खाने से होने वाले मतलब इस प्रकार की अफवाह उड़ाई गई, फेक न्यूज़ फैलाया गया कि मुर्गियों के खाने से कोरोना संक्रमण हो सकता है, जिसके कारण कि इन अफवाहों के कारण मुर्गियों की खपत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और मुर्गी पालन क्षेत्र को 20,000 करोड़ का नुकसान 3 महीने में हुआ है। अब धीरे धीरे जो मुर्गी पालन उद्योग है, मांग में सामान्य स्थिति धीरे धीरे आ रही है। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी पार्शियल लिफ्टिंग की गई, इसमें धीरे धीरे ढील दी जा रही है लॉकडाउन में भी। अगर हम मुर्गी पालन उद्योग की बात करें तो इसमें किसानों के सामने कई संकट हैं, जिनमें एक है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में वो मांग को लेकर अनश्योर हैं, अनिश्चित हैं, और इन वजहों से वह मार्केट फोर्सेस को लेकर वल्नरेबल हो जाते हैं। यानी बाजार में और जो बल कार्य करते हैं डिमांड और सप्लाई के, इनको लेकर किसानों की, कृषकों की जो सुभेद्यता है वह बढ़ जाती है। अभी जैसे हमने बात किया कि 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान उद्योग को हुआ है, यानी मुर्गी पालन उद्योग को हुआ है, तो एक प्रकार से इसका वर्किंग कैपिटल था। और अभी वर्तमान में यह आर्टिकल में कहा गया है कि वर्तमान में वर्किंग कैपिटल के इन्फ्यूजन की आवश्यकता है कि सरकार जो है मुर्गी पालन उद्योग को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कराए, मुहैया कराए, ताकि कृषकों के द्वारा एक दीर्घावधि कैपिटल गोल हासिल किया जा सके, यानी दीर्घ अवधि में एक पूंजी का लक्ष्य उनके द्वारा हासिल किया जा सके और साथ ही उनको एक जो है कैपिटल सपोर्ट मिल सके, यानी पूंजी सहयोग सरकार के द्वारा मिल सके। अब एक इसमें देखिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वह सकल घरेलू
उत्पाद में इसका कंट्रीब्यूशन योगदान 6 से 7% का है। और क्योंकि पोल्ट्री मुर्गी पालन एक कम मार्जिन वाला एक क्षेत्र है जहां पर कि लाभ का जो मार्जिन होता है बहुत कम होता है, इसलिए अभी के वर्तमान के क्षति की भरपाई करने के लिए कम से कम 10 उत्पादन चक्र की आवश्यकता, 10 प्रोडक्शन साइकिल्स की आवश्यकता होगी, तब जाकर कहीं सामान्य स्थिति पर मुर्गी पालन क्षेत्र लौट पाएगा। अब अगर अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 6 से 7% योगदान पोल्ट्री इंडस्ट्री का है तो आप इसके महत्व को इस आंकड़े से समझ सकते हैं। इसलिए आर्टिकल में मांग की गई है कि सरकार के द्वारा पोल्ट्री सेक्टर को अनुदान आवश्यक रूप से सब्सिडी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही ब्याज रहित वर्किंग कैपिटल सरकार उपलब्ध कराए ताकि जो उद्योग को नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, उसकी भरपाई की जा सके। और इसके साथ ही कम दर पर रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी सरकार प्रोक्योर कराए, सरकार जो है वह किसानों को उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करे। तो यह कुछ मांग हैं जो पोल्ट्री सेक्टर से सरकार के सामने रखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें डेटा है जो आप जरूर ध्यान रखें उत्तर लिखते समय। अगर आप इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उत्तर का बल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि विश्व में भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा चिकन का प्रोड्यूसर है, मुर्गी उत्पादक राष्ट्र है। और अगर अंडों की बात करें तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एग प्रोड्यूसर है, अंडों का उत्पादक है। वर्तमान में पोल्ट्री सेक्टर, पोल्ट्री उद्योग जो है उसका आकार 1 ट्रिलियन रुपये का है। 1 ट्रिलियन रुपये यह कुल आकार जो है पोल्ट्री सेक्टर का है। और इसमें एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो 5 मिलियन, इसमें किसान शामिल हैं प्रत्यक्ष रूप से। 5 मिलियन का तात्पर्य होता है 50 लाख। 50 लाख कृषक जो है वह मुर्गी पालन क्षेत्र से सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आर्टिकल में बताया गया है कि कई लाख ऐसे मेज और सोया किसान हैं। मेज मतलब कि जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं, मक्का कहते हैं, तो मक्का और सोया किसान ऐसे लाखों हैं। और दवा बनाने वाले और वैक्सीन निर्माता कई जो है वह इस उद्योग पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं और जीडीपी में अपना योगदान करते हैं। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री का सामान्य रूप से कार्य करना अर्थव्यवस्था के लिए आपको जॉब क्रिएशन, लाइवलीहुड यानी कि रोजगार सृजन, आजीविका, और इसके साथ ही जो इनडायरेक्टली इस क्षेत्र पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो मक्का और सोया के कृषक हों या फिर मेडिसिन और वैक्सीन निर्माता हों, तो एक पूरे इकोसिस्टम को यह प्रभावित करता है। अगर हम मंझोले और छोटे स्तर के पोल्ट्री बिजनेसेस की बात करें तो उनके पास भंडारण इकाइयों के लिए कैपिटल पूंजी का अभाव होता है, यानी वो स्वयं से स्टोरेज यूनिट्स स्थापित कर पाने में सक्षम नहीं होते पूंजी के अभाव के कारण। इसलिए आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि सरकार के द्वारा सक्रिय रूप से इन किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर चारे के लिए, फॉडर के लिए, इसके साथ ही भंडारण स्पेस जो है वो उपलब्ध कराया जाए ताकि फिर से पोल्ट्री सेगमेंट जो है इंडस्ट्री वह सामान्य तरीके से कार्य कर सके। तो यह आपके पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। पेपर 2 में जहां पर कि वीकर सेक्शंस, वल्नरेबल सेक्शन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए पहल, जिसमें कि वल्नरेबल सेक्शंस में किसान भी शामिल होते हैं। तो आप एग्री और अलाइड सेक्टर्स की जब बात करेंगे तो उसमें मुर्गी पालन, इस प्रकार के विविध क्षेत्रों को जरूर शामिल करें, उससे आंसर में डाइवर्सिफिकेशन आता है। इस प्रकार से आप सामान्य अध्ययन पेपर 3 में जहां पर कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र, वहां पर पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड चैलेंजेज आपसे सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं, या अगर नहीं तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जो जुड़ी चुनौतियां हैं, खासकर अभी महामारी के संदर्भ में हमने बात किया, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों की बात की, तो उन आंकड़ों को आप जरूर शामिल करें अपने उत्तर में। और जो इस क्षेत्र से जुड़े ग्रोअर्स हैं, कृषक हैं, उनके समक्ष जो चुनौती है वहाँ आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में आपसे भारत के वैश्विक स्तर पर चिकन और एग्स में प्रोडक्शन के स्थान के बारे में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बनाकर। तो यह बिंदु जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन क्षेत्र के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्भरता कई सारे क्षेत्रों के और लोगों की है। तो अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा विविध बनाने के लिए, कृषि क्षेत्र को विशेषकर और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। निबंध में भी अगर कृषि पर आपसे प्रश्न पूछा जाए
तो आप मुर्गी पालन क्षेत्र से जुड़े चुनौतियों, उससे संबंधित आंकड़ों और सरकार के सामने जो मांग है, सुझाव है, उसको आप शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पर लोकस्ट स्वार्म्स के बारे में, जो टिड्डियों के द्वारा अभी एक प्रकार से हमला किया गया है, आक्रमण किया गया है भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में खासकर। तो लोकस्ट स्वार्म जो टिड्डियों का समूह होता है, उसको लेकर एक आर्टिकल है जो कि आपसे मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा में इससे ज़्यादा बिंदु पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो लोकस्ट प्लेग है, जो टिड्डियों के द्वारा इस प्रकार का प्रकोप है, इसकी समस्या सदियों से रही है। इतिहास में भी इसकी चर्चा मतलब होती रही है। अगर हम बात करें महाभारत जैसे अगर एपिक की, तो महाभारत में भी कर्ण के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है पांडवों की सेना पर हमला करने के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें कि सलवासन का तात्पर्य होता है लोकस्टों का, यानी कि टिड्डियों का समूह। तो इसमें आप देखते हैं कि कर्ण के द्वारा भी पांडवों पर हमला करने के परिप्रेक्ष्य में महाभारत में लोकस्ट यानी टिड्डियों के समूह की चर्चा की गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि अतीत में भी इस प्रकार की समस्या जो है वह मानव जाति के समक्ष बनी रही होगी। अगर हम ब्रिटिश सरकार की बात करें तो उसके द्वारा 1939 में, जैसा हमने पहले के भी आर्टिकल्स में चर्चा की थी, कि कराची में जो है एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यानी टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना की गई थी। इसमें अर्ली 1900s कहा गया है, यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में। तो जोधपुर और कराची में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। आज़ादी के बाद की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय ने LWO में और ज़्यादा सुधार किया और जो प्रशासनिक मामले से संबंधित कार्यालय फरीदाबाद, जो कि नई दिल्ली के पास है, वहाँ पर खोला। और जोधपुर में जो टिड्डी चेतावनी संगठन है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान, वहाँ पर इस मामले के तकनीकी पक्षों को लेकर वह हैंडल करता है। इसके साथ ही LWE के क्षेत्र में कई स्थानीय शाखाएं भी हैं। तो यह आपको LW का स्ट्रक्चर है जिसे आप समझ सकते हैं, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ सकते हैं। तो LWO के द्वारा वर्तमान में इस संकट का निपटारा करने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वह कीटनाशकों के हवाई छिड़काव के द्वारा किया जाता है। आजकल ड्रोन्स का भी इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है। इस बिंदु को आप कृषि के एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मैकेनाइजेशन, उसके मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के संबंध में जोड़कर देख सकते हैं। इसके साथ ही जो लैंड बेस्ड वर्कर्स हैं, यानी कि भूमि पर भी मजदूरों के माध्यम से कीटनाशकों का छिड़काव और हवाई छिड़काव, इन दोनों तकनीकों से LWO के द्वारा लोकस्ट टिड्डी दलों के कारण होने वाले संकट को सामना करने की रणनीति अपनाई जाती है। यह जो टिड्डियों की समस्या है, यह भारत तक ही मात्र सीमित नहीं है। ज़्यादातर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, ईरान और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में भी टिड्डी की संकट रहती है। अगर हम खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का हिस्सा है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय रोम, इटली है। यह आपको प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो FAO के द्वारा इन राष्ट्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन, एक संयोजन किया जाता है। FAO के द्वारा सहयोग उपलब्ध कराया जाता है सलाह के और धन के रूप में, ताकि वह इस संकट से उबर पाएं। इसमें हाल में भारत के हैदराबाद में स्थित इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रीसैट का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र, जो कि अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए है। तो इस इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा टिड्डियों के दल और इसके प्रबंधन से संबंधित एक अपडेट का प्रकाशन किया गया था। अब यह बिंदु इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इक्रीसैट कहाँ पर स्थित है, इसकी जानकारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर हैदराबाद है। तो इसने अभी हाल में लोकस्ट स्वार्म यानी कि टिड्डियों के समूह और इसके प्रबंधन को लेकर एक अपडेटेड रिपोर्ट जारी की है। अभी तक बाय एंड लार्ज हमारा जो एक रणनीति रहा है वह यह रहा है कि ऐसे दलों, टिड्डियों के दलों, समूहों को हम डिटेक्ट करें
और जैसे यह मूव करते हैं, इनकी जिस प्रकार से गति होती है, तो इनको कीटनाशक के छिड़काव के द्वारा इन्हें मार दिया जाए। यही मेथड अभी तक रहा है और विश्व स्तर पर देशों राष्ट्रों के द्वारा इसी विधि का इस्तेमाल किया जाता रहा है। परंतु आर्टिकल में कहा गया है कि हमें निश्चित तौर पर और बेहतर और नवाचारी तरीकों को ढूंढना चाहिए इसके प्रकोप से बचने के लिए। अब इसमें देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि टिड्डियों के द्वारा समूह कैसे बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से देखें तो टिड्डियों की प्रकृति ऐसी होती है कि वह अकेले रहते हैं, वह झुंड या समूह में नहीं रहते और एक ही समूह में वह ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, यानी बहुत ही एकांत प्रकृति उनकी है। परंतु फिर भी जैसे हार्वेस्ट सीजन, कटाई का मौसम आता है, तो यह अकेले रहने वाले प्राणी एक प्रकार से समूह में यह बन जाते हैं और फिर समूह में यह पौधों के ऊपर हमला करते हैं। परंतु ये सॉलिटरी लोकस्ट यानी एकांतवासी जो टिड्डी हैं, वह किस प्रकार से समूह का निर्माण करते हैं, तो इसमें उसको एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल में। यह आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और खुद के इस समस्या के समझ को विकसित करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जब एकांतवासी या टिड्डी आपस में एक दूसरे के निकट आते हैं भोजन की तलाश में, तो एक दूसरे से स्पर्श भी होता है। तो इस स्पर्श की उत्तेजना के कारण उनके पीछे के लिम्स में यानी पीछे के हिस्से में जो है एक स्पर्श होता है और उस स्पर्श के कारण इनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसे समझने की आवश्यकता है। यह जो मैकेनिकल स्टिमुलेशन है, यानी एक प्रकार से आप इसमें समझ सकते हैं कि यह जो एक स्वतः उत्तेजना उनके शरीर में एक दूसरे के स्पर्श से विकसित होती है, तो यह टिड्डियों के अंदर उनके नर्व्स में, उनके कुछ नर्व्स के ऊपर प्रभाव डालती है, जिसके कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वह समूह का निर्माण करने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिससे कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, देखते हैं। जैसे जैसे और ज़्यादा टिड्डी साथ में आते जाते हैं, भीड़ उनकी संख्या बढ़ती जाती है और शुरुआत में जो एक साधारण से दिखने वाले कीट के रूप में वो होते हैं, उनका आकार स्वयं में भी बढ़ जाता है, आकार भी बढ़ जाता है और उनका साइज और शेप दोनों बढ़ जाता है। उनके कलर में भी परिवर्तन आता है और जैसा हमने कहा कि उनके आकार में भी, मॉर्फोलॉजी में भी आकारिकी संबंधित भी बदलाव आते हैं। तो इसको समझना जरूरी है कि आपस में भोजन की तलाश में स्पर्श में आते हैं। स्पर्श के कारण स्पर्श से उत्पन्न उत्तेजना होती है, उस उत्तेजना के कारण जो है इनके साइज और शेप में वृद्धि हो जाती है, उनके रंग में और आकार दोनों में बदलाव आ जाता है। अब इसमें समझते हैं कि किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के कारण उनमें यह बदलाव आता है। तो जो टिड्डियों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि केंद्रीय जो तंत्रिका प्रणाली है, उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि उनके मूड और सोशल बिहेवियर को, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन नामक एक मॉलिक्यूल है जो कि उनके तंत्रिका तंत्र में उपस्थित रहता है और वह उनके मूड और सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही टिड्डियाँ साथ में एक दूसरे के संपर्क में, स्पर्श में आते हैं, तो मैकेनिकल यानी टच के कारण, स्पर्श के कारण और न्यूरोकेमिकल स्टिमुलेशंस के कारण, यानी इस प्रकार के जो आपको न्यूरोकेमिकल जो रसायनों के कारण शरीर में स्टिमुलेशन, उत्तेजना होती है, उसके कारण क्राउडिंग होता है, यानी कि वह समूह का आकार ले लेते हैं। और अगर हम ग्रीगेरियस फेज की बात करें, ग्रीगेराइजेशन जो इंग्लिश का टर्म है, इसे हिंदी में कहते हैं यूथ प्रावस्था, और ऐसे ग्रीगेरियस इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को कहते हैं यूथ प्राणी। तो इस प्रकार के मैकेनिकल यानी स्पर्श और रासायनिक उत्तेजनाओं के कारण उनमें समूह में यानी कि संघचर्य करने की एक प्रवृत्ति आती है और वो आपस में समूह बनाते हैं। तो यही एक वजह है जिससे कि अकेले रहने वाले जो टिड्डी हैं वह स्वाम्स का, दलों का निर्माण कर लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि टिड्डियों को समूह बनाने से, बड़े बड़े स्वाम्स बनाने से रोकने का एक प्रभावी तरीका यह हो सकता है कि हम सेरोटोनिन रोधक मॉलिक्यूल्स का छिड़काव करें। जैसा हमने देखा कि सेरोटोनिन के कारण उनके शरीर में यानी टच के कारण जो है वह सेरोटोनिन का स्टिमुलेशन होता है। टच और सेरोटोनिन के स्टिमुलेशन के कारण उनकी आकार में वृद्धि होती है, वह ज़्यादा नुकसान फसलों को पहुंचा पाते हैं और आपस में समूह का निर्माण करते हैं। तो अगर हम ऐसे
मॉलिक्यूल्स का छिड़काव करें, ऐसे रसायनों का छिड़काव करें जिससे कि उनके शरीर में सेरोटोनिन की उत्पत्ति ही मतलब उसका जो है उद्भव ही ना हो। तो सेरोटोनिन रोधक ऐसे हम रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के बड़े बड़े स्वाम्स ना बन पाएँ। अभी वर्तमान में जिन कीटनाशक का मुख्यतः उसमें मैलाथियन का नाम है, वह इन समूहों पर छिड़काव किया जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी देखने समझने की आवश्यकता है। यह बिंदु आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल में मैलाथियन जो है वह करंट अफेयर्स में न्यूज़ में क्यों रहा है। तो आप बता सकते हैं कि मैलाथियन जो है वह टिड्डी दलों के रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कीटनाशक है। आपसे सेरोटोनिन के बारे में पूछा जा सकता है या लोकस स्वार्म से रिलेटेड कई सारे बिंदु हैं जो कि इस आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं। अभी लेकिन आर्टिकल में आगे यह कहा गया है कि हाल के कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मैलाथियन तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा हानिकारक नहीं है, परंतु सुझाव दिया गया है कि हमें बायो पेस्टिसाइड यानी कि जैव कीटनाशकों के ऊपर कार्य करना चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए भी हितकारी हों और पशु और मानव स्वास्थ्य के लिए भी फ्रेंडली हों, हितकारी हों। इसमें हम प्राकृतिक रूप से जो पशु उत्पाद हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं भारत के, उसका हम इस्तेमाल ऐसे जैव पेस्टिसाइड्स को बनाने में कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि किस प्रकार से आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मुख्यतः पीटी के हिसाब से, जहाँ पर कि आपसे लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, एफएओ के बारे में, कहाँ पर स्थित है, क्या यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, उसके बारे में, लोकस्ट की समस्या क्या मात्र भारत को ही प्रभावित करती है, इक्रीसैट का लोकेशन क्या है, यह सब आपसे बिंदु मेन पीटी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही एक जो इसमें विस्तार से बताया गया है स्वार्म्स कैसे ये बनते हैं, इससे संबंधित भी अगर स्टेटमेंट बना के आपसे पीटी में पूछा जाए कि क्या लोकस्ट हमेशा उनकी प्रकृति रहती है झुंड में रहने की, समूह में रहने की, तो वो कथन गलत होगा। वह मूलतः एकांतवासी कीट है जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल चेंज के कारण अपने शरीर में इस प्रकार का उनके अंदर मॉर्फोलॉजी में, आकारिकी में बदलाव आता है। तो यहाँ पर से आपसे पीटी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें, और उसके अलावा हमने मैलाथियन की भी चर्चा की थी जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। मुख्य परीक्षा में आपसे इस आर्टिकल में लोकस प्रॉब्लम जैसे कृषि चुनौतियों को या खाद्य सुरक्षा संकट को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, वहाँ पर एक तो पारंपरिक तरीका है कीटनाशकों का छिड़काव करके, अभी हमने देखा कि ड्रोन का भी उपयोग करके एक इनोवेशन उसमें लाए जाने का, आधुनिकीकरण लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु एक लंबे समय में उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए अब हमें ज़्यादा जो है मतलब कि जैव कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए जो कि पर्यावरण के भी हिसाब से महत्वपूर्ण हो। तो इन बिंदुओं का उल्लेख जो है सामान्य अध्ययन पेपर 3 में भारतीय कृषि, उसके समक्ष जो संकट हैं, चुनौतियां हैं, खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न आए, आप वहां पर इनका उल्लेख जरूर कर सकते हैं। यह आपके पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जहां पर कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार से ऐसे प्राणियों को मिनिमम नुकसान पहुंचाते हुए हम जो है मानव समस्याओं का समाधान हल कर सकते हैं। तो यह आपके मुख्य परीक्षा से भी, पेपर 3 से भी जुड़ा हुआ है। निबंध में जब कृषि और उसके समक्ष चुनौतियों और संकट की बात आए तो आप लोकस प्रॉब्लम का उल्लेख कर सकते हैं और इस आर्टिकल से जो संबंधित बिंदु हैं उसमें शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पर, जिसमें कि कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित कुछ शब्दावली हैं जो कि आपके पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसको हमने डिस्कशन के लिए शामिल किया है। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक, जिसे कि हम महामारी कहते हैं, अगर कोई भी बीमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक समुदाय विशेष में या फिर भौगोलिक क्षेत्र में आशातीत स्तर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी एक्सपेक्टेड लेवल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, उसे महामारी कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। वैश्विक महामारी किसे कहते हैं? तो जो कि एक ग्लोबल एपिडेमिक हो, यानी पैंडेमिक किसे कहते हैं? तो वैश्विक स्तर की महामारी को पैंडेमिक कहते हैं, जहां पर कि महामारी विश्व के कई देशों, क्षेत्रों, महादेशों में फैल जाए, उसे हम पैंडेमिक कहेंगे, वैश्विक महामारी कहेंगे। आर नॉट क्या होता है? R0 जो है यह बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है, जिसका तात्पर्य यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति, वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, कितने नए लोगों को संक्रमित करता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस काउज्ड बाय वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, तो उसको हम R0 कहते हैं। R0 से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि क्या एक महामारी हो सकती है,
यह महामारी के संदर्भ में शब्दावली है। अगर आर नॉट काफ़ी ज़्यादा होगा यानी बीमारी के संक्रमण की संभावना और अधिक होगी, तो यह एपिडेमिक की संभावना को स्पष्ट करता है। इसके साथ ही महामारी के जो वृद्धि की दर है उसको, महामारी के आकार और इसके साथ किस स्तर के प्रयासों की आवश्यकता है संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, इन पक्षों का निर्धारण करने में आर नॉट सहायता करता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन बड़ा आजकल चर्चा में है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम किसे कहते हैं? समुदाय में संक्रमण। तो अगर आप किसी के भी बीमारी से संक्रमित होने के कारण को ना बता पाएँ, यानी कि उसके सोर्स को, संक्रमण के स्रोत को नहीं ढूंढ पाएँ, तो वह कम्युनिटी ट्रांसमिशन की अवस्था होती है। जैसे संक्रमण की संख्या बढ़ती है तो उस प्रकार से यह ट्रेसिंग कर पाना लगभग असंभव हो जाता है कि किसी व्यक्ति को संक्रमण किस स्रोत से हुआ है। अगर वैसे स्रोत ज्ञात नहीं हो तो उस स्थिति को कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति कहते हैं। सुपर स्प्रेडर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जिनमें की बीमारी को फैलाने की, संक्रमण को फैलाने की एक जो है काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है। वह बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर ऑफ पीपल में ऐसे संक्रमण को फैलाने की क्षमता रखते हैं। उन्हें सुपर स्प्रेडर कहते हैं। और सुपर स्प्रेडर अपने मोबिलिटी के कारण या अपने कार्य के प्रकृति के कारण, अपने रहन सहन के कारण कई लोगों तक यह संक्रमण फैला सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति में बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट तौर से काफ़ी लोगों में अगर वह संक्रमण फैला पाने की क्षमता रखता हो या रखती हो, उसे सुपर स्प्रेडर कहते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARI, यह टर्म आजकल कोरोना वायरस कंट्रोल के क्षेत्र में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, यह एक श्वास रोग है जो कि यह भी कोरोना वायरस के कारण होता है। तो यह ध्यान रखें कि SARI, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यह भी कोरोना वायरस के कारण होने वाला एक श्वास की बीमारी है जो कि सेम यानी उसी समान तरीके के ट्रांसमिशन मेथड से संक्रमण के तरीके से फैलता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा। यानी कि जो सांस के जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, हमारे सांस के माध्यम से जो निकलते हैं ड्रॉपलेट्स, उनसे यह फैलता है। और इसका भी जो सिम्टम है यानी लक्षण है, फीवर, कफ, शरीर में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, यह भी कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज से सिमिलर है। तो SARI से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और जो टर्म्स हैं आर नॉट, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, एंडेमिक, पैंडेमिक, आप इनका उपयोग मेंस परीक्षा में स्वास्थ्य क्षेत्र में जब संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो इन शब्दावलियों का जरूर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जो तकनीकी शब्दावली है क्षेत्र विशेष से संबंधित, वह उत्तर को और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अब हर्ड इम्यूनिटी की बात करें यानी झुंड प्रतिरोध, तो एक प्रकार से इसे सामुदायिक प्रतिरोध भी कहा जाता है, जिसमें कि संक्रमण किसी भी जनसंख्या में, समुदाय में जो संक्रमण का जोखिम होता है उसमें कमी आ जाती है, ज़्यादातर इस कारण से क्योंकि वैसे जनसंख्या या समुदाय में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो वायरस से उनका एक्सपोजर पहले हो चुका है या उन्हें टीका दे दिया गया है, उन्हें वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो यह जो हर्ड इम्यूनिटी है यह भी आपसे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। पीटी में सीधे पूछा जा सकता है हर्ड इम्यूनिटी क्या है। और जब आप महामारी के नियंत्रण के बारे में बात करेंगे मुख्य परीक्षा में स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ते हुए, चाहे सामान्य अध्ययन पेपर 1 में या पेपर 3 में या निबंध में, तो वहाँ पर आप वैश्विक महामारियों या महामारी के संदर्भ में हर्ड इम्यूनिटी के यानी समुदाय में प्रतिरोध या झुंड प्रतिरोध के बारे में आप उल्लेख कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में है, यह पीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म किसे कहते हैं? हमारे शरीर में किसी भी इन्फेक्शन को लेकर एक इम्यून रिएक्शन होता है, यानी एक प्रतिरोधक प्रतिक्रिया शरीर में होती है जिससे कि शरीर को संक्रमण से लड़ने की क्षमता मिलती है। परंतु जब यह इम्यून रिएक्शन यानी प्रतिरोधक प्रतिक्रिया काफ़ी तीव्र हो जाए, बहुत सीवियर हो जाए, तो इस स्थिति को साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, जिसमें कि शरीर काफ़ी मात्रा में साइटोकाइंस को रिलीज करता है। साइटोकाइंस वह प्रोटीन होते हैं, आपसे साइटोकाइन स्टॉर्म तो पूछा ही जा सकता है, साथ ही साइटोकाइंस क्या होते हैं, तो वह ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि शरीर में प्रतिरोधन क्षमता को मॉड्यूलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो यह भी जानना आवश्यक है साइटोकाइन किसे कहते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म की स्थिति में शरीर के द्वारा कई सारे साइटोकाइन जो है वह रक्त में काफ़ी तेज़ी से छोड़े जाते हैं।
सामान्य रूप से तो यह साइटोकाइन जो है शरीर के प्रतिरोधक रिस्पॉन्सेस को नियंत्रित करते हैं, और परंतु साइटोकाइन स्टॉर्म में क्योंकि इनकी संख्या और मात्रा काफ़ी अधिक होती है तो इसके कारण व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है शरीर को, और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इनफैक्ट कि अगर हम बात करें कोविड-19 संक्रमण की, तो इससे जो गंभीर रूप से संक्रमित मरीज थे, विशेषज्ञों ने उनमें एक बहुत ही वायलेंट साइटोकाइन स्टॉर्म की भी उपस्थिति उनके शरीर में देखी। कई ऐसे मरीजों के शरीर में साइटोकाइन स्टॉर्म को देखा गया। साइटोकाइंस के कारण क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें डायलेशन आ जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है। इसके अलावा शरीर जो प्रणाली है, जो ब्लड सिस्टम है पूरा, उसमें ब्लड क्लॉट्स जो है वह बढ़ जाते हैं, यानी खून के थक्के आपको नसों में बढ़ जाते हैं। इसके साथ क्या होता है, जब खून के थक्के बढ़ जाते हैं तो रक्त का प्रवाह शरीर में धीमा पड़ जाता है, जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग जो है यूटिलाइजेशन वह कम हो जाता है। इसके कारण शरीर में अगर यदि साइटोकाइन का फ्लो जो है वह ज़्यादा होगा और अगर यह निर्बाध रूप से जारी रहेगा तो शरीर अपने स्वयं के इम्यून रिस्पॉन्स के कारण, प्रतिरोधक प्रतिक्रिया के कारण हाइपोक्सिया की स्थिति हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में इनसफिशियंट और पर्याप्त ऑक्सीजन होगा, जिसके कारण कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, कई अंग एक साथ काम करना बंद कर सकते हैं और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यह बिंदु आपके प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मेंस परीक्षा में जैसा हमने बात किया कि पेपर 1 स्वास्थ्य या फिर पेपर 3 में अगर आपसे इन बिंदुओं के बारे में पूछा जाए तो आप वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़ते हुए इन शब्दावलियों का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 पर ही ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि सकल मूल्यवर्धन क्या होता है, और यह जीडीपी के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वृद्धि को एक्सप्लेन करने में, आर्थिक वृद्धि को एक्सप्लेन करने में किस रूप से यह प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। तो 2015 में भारत ने क्या किया है, भारत सरकार के द्वारा जीडीपी मेजरमेंट को लेकर यानी सकल घरेलू उत्पाद के मापन को लेकर एक कम्प्रिहेंसिव रिव्यू, व्यापक समीक्षा की गई, और भारत ने अपने राष्ट्रीय लेखा के आकलन में काफ़ी व्यापक मेजर बदलाव लाए। भारत के द्वारा अपनी पूरी प्रणाली को संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय लेखा आकलन की जो प्रणाली है 2008 की, तो उससे संगत बनाया गया। SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के अनुसार सकल मूल्यवर्धन उसे इस रूप से परिभाषित किया गया है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आउटपुट का जो वैल्यू है, मूल्य है, अगर हम उसमें से मध्यवर्ती खपत को घटा देते हैं तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्यवर्धन मिलता है। और एक प्रकार से यह किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का आकलन है। किसी एक हो सकता है कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, उत्पादक, उद्योग और क्षेत्र के लिए भी हम जीवीए का कैलकुलेशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। साधारण रूप से अगर हम बात करें तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, जिसमें से कि आप लागत का और रॉ मटेरियल का कीमत जब आप उसमें से घटा देते हैं तो उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। यानी कि जीडीपी में से जब आप उत्पादन लागत को घटा देते हैं तो वह ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। इसे हम अगर किसी भी राष्ट्र के अकाउंटिंग बैलेंस शीट की बात करें, यानी कि लेखा बैलेंस शीट की बात करें, तो देश के इनकम के रूप में इसे, इनकम साइड में मुख्य प्रविष्टि के रूप में इसे शामिल किया जाता है। और अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम बात करें तो यह सप्लाई साइड को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें उत्पादन क्षेत्र के प्रदर्शन के ऊपर, प्रोडक्शन सेक्टर के प्रदर्शन के ऊपर इसमें आकलन होता है। इस प्रकार से क्योंकि आउटपुट में से हम कॉस्ट ऑफ इनपुट को माइनस कर देते हैं, लागत मूल्य को हम घटा देते हैं, जो इनपुट का कॉस्ट है यानी रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। भारत पहले से भी जीवीए का आकलन करता रहा है, परंतु पहले भारत के द्वारा इसका आकलन और जीडीपी का आकलन जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे यानी कि कारक लागत या उत्पादन लागत पर किया जाता था, जो कि देश के ओवरऑल आर्थिक आउटपुट का मुख्य पैरामीटर होता था, जिससे हम ये आकलन करते थे कि हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि नया मेथोडोलॉजी, जैसा हमने चर्चा किया कि 2015 तक एडॉप्ट नहीं किया गया था। अब नए सीरीज में, जिसमें कि बेस ईयर को 2004-5 से
बदलकर 2011-12 कर दिया गया। तो बेस ईयर में बदलाव के कारण और जीवीए को, सकल मूल्य वर्धन को बेसिक प्राइसेस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो जीवीए एट बेसिक प्राइसेस यह अब एक जो है प्राथमिक यह माप बन गया है अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के आउटपुट का। तो यह जानना आपको पीटी के हिसाब से और मेंस के हिसाब से दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पीटी के हिसाब से इसलिए कि ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम पहले कैसे कैलकुलेट करते थे, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, सकल मूल्य वर्धन, इसमें बेस ईयर कब से कब शिफ्ट किया गया है। तो पहले जैसा हमने बात किया उत्पादन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर भारत में सकल मूल्य वर्धन का आकलन किया जाता था, अब बेसिक प्राइसेस पर किया जाता है। और इसमें जैसे नीचे बताया गया है कि आउटपुट अक्रॉस द इकोनॉमीज वेरियस सेक्टर्स व्हेन एडेड टू नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स अमाउंट्स टू जीडीपी। तो अगर आप जीडीपी में नेट टैक्सेस उत्पादों पर जो कुल कर है अगर आप जोड़ देते हैं तो वह जीडीपी हो जाता है, यानी जीवीए इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट टैक्सेस, और जीवीए प्लस नेट टैक्सेस इक्वल टू जीडीपी। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पीटी के लिए शामिल किया गया है। अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में जो जीवीए में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो कैटेगरी है, वह फाइनेंशियल, वित्तीय, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, व्यावसायिक सेवा है। या पीटी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जीवीए कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर सेक्टर है सेवा क्षेत्र में वह वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र है। उसके बाद आपको आता है ट्रेड, होटल, परिवहन, संचार और ब्रॉडकास्टिंग से प्रसारण से जुड़ी हुई सेवाएं, जो कि लगभग जीवीए का देश के सकल मूल्यवर्धन का 20% इस क्षेत्र से आता है। तो यह बिंदु आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखें कि जो सुर्खियों में आर्थिक वृद्धि के दर को हम कोट करते हैं तो ज़्यादातर जीडीपी की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। वैसी स्थिति में जीवीए डाटा का क्या महत्व है? जीवीए डाटा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका हमें उसकी समझ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र के लिए अगर हम देखें तो जैसा भी हमने बात किया कि जीवीए में अगर हम नेट टैक्सेस ऐड करते हैं तो हमें जीडीपी का कैलकुलेशन मिलता है। तो असल में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या आउटपुट है एक तरीके से नेट टैक्सेस प्लस जीवीए होता है। जबकि अगर हम बात करें जीडीपी की तो एक प्रकार से जीडीपी जो है वह विभिन्न व्यय को हम इसमें जोड़ते हैं। अर्थव्यवस्था में जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे कि निजी खपत व्यय हो गया या सरकार के द्वारा जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, खपत व्यय है, या फिर सकल स्थायी पूंजी निर्माण निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के द्वारा, जीएफ, सीएफ या और फिर निवेश के ऊपर व्यय। तो यह सब को मिलाकर जो है जीडीपी का हम आकलन करते हैं जो कि अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाता है। अब हम इसमें देखें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक टर्म आया है, यानी कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के फिक्स्ड असेट पर जो किए जाने वाले पूंजी व्यय होते हैं उसका यह आकलन होता है, यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र फिक्स्ड असेट पर यानी अस्थायी परिसंपत्तियों पर जो पूंजी व्यय करते हैं उसे हम सकल स्थायी पूंजी निर्माण कहते हैं। तो इन सब को मिलाकर जीडीपी की गणना जो है वह होती है, की जा सकती है। परंतु एक नीति निर्माता के अगर हम दृष्टिकोण से बात करें, पर्सपेक्टिव से बात करें, तो यह महत्वपूर्ण है कि उनके समक्ष जीवीए का डाटा हो ताकि वह सुटेबल पॉलिसी इंटरवेंशन जहां आवश्यक हो उस क्षेत्र में कर पाए। यानी किस क्षेत्र में कमी चल रही है, किस क्षेत्र का प्रदर्शन खराब है, तो वहां पर एक आउटपुट का और प्रोडक्टिविटी का, उत्पादकता का, क्षेत्र के आर्थिक लाभप्रदता का गणना आकलन करने के लिए और उससे संबंधित जो सूटेबल पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, जो नीति संबंधी हस्तक्षेप लिए जा सकते हैं, उसके लिए जीवीए डाटा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक जो वैश्विक डेटा मानक होता है और यूनिफॉर्मिटी होती है, एक रूपता होती है, उसके भी दृष्टिकोण से जीवीए जो है बहुत आवश्यक पैरामीटर है किसी भी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए। यानी कि एक ग्लोबल डाटा स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्मिटी के भी हिसाब से जीवीए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। और कोई भी ऐसा देश जो कि वैश्विक स्तर पर निवेश और पूंजी आकर्षित करना चाहता है विदेशों से, तो उसके लिए वैश्विक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वह अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में वैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल करना बहुत
आवश्यक बन जाता है। तो इस रूप से जीवीए जो है वह जीडीपी के बावजूद भी इसकी गणना आवश्यक है। तो यह आपसे तो सीधे तौर पर मेंस परीक्षा में पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में कि जीडीपी की गणना के बावजूद भी जीवीए क्यों महत्वपूर्ण होता है, और इससे संबंधित जो जीवीए का लाभ है वह आप यहाँ से उठाकर अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। परंतु देश के आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए जो जीवीए में ड्रॉबैक्स हैं, जो कुछ कमियां हैं, उसके बारे में भी आर्टिकल में बताया गया है कि जो जीवीए की एक्यूरेसी होती है, जो इसकी सटीकता होती है, एक प्रकार से ओवरऑल नेशनल आउटपुट को, राष्ट्रीय जो उत्पादन है उसके मेजर करने के लिए, तो यह हेवली डिपेंडेंट होता है डाटा के सोर्स के ऊपर, और वैसे डाटा सोर्सेस के फिडेलिटी यानी ईमानदारी, उनकी ऑनेस्टी जो है वह काफ़ी ज़्यादा कई बार संदेहास्पद हो जाती है, क्योंकि देश के जो है इकोनॉमिक लाइफ में आर्थिक गतिविधियों में कई ऐसी सारी जो है लैबिरिंथ ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारी गतिविधियां होती हैं एक देश की अर्थव्यवस्था में। तो सोर्स जो आंकड़ों के स्रोत हैं और वैसे स्रोत कितने ज़्यादा जो है मतलब ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं, उसके ऊपर जीवीए का मेजरमेंट निर्भर करता है। तो यहाँ पर यह जटिलता कमी जो है वह जीवीए में आ जाती है कि वैसे स्रोतों की पहचान कर पाना, उनमें पारदर्शी व्यवस्था की पहचान कर पाना, और साथ ही देश के अंदर जो कई सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं तो उन सभी गतिविधियों को माप पाना, यह जीवीए का एक कमी होता है। तो इस एक्सटेंट तक आप देखें कि किसी और अन्य माप के ही तरह अगर मान लीजिए कि दोषपूर्ण जो है विधियों का उपयोग कर जीवीए का आकलन किया जाता है, तो वह भी किसी और मेजर के समान ही सुभेद होती हैं इनएक्यूरेसीज को लेकर, उनमें भी त्रुटियां हो सकती हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के भी द्वारा यह बात कही गई थी कि भारत ने जो बेस ईयर 2011-12 चेंज कर लिया, और इसके साथ ही जो अपने जीवीए जीडीपी आकलन के लिए विधि में और डेटा सोर्सेस में जो बदलाव किए, उसके कारण देश के आर्थिक प्रगति का एक काफ़ी ज़्यादा अधिमूल्यांकन हो गया है, यानी सिग्निफिकेंट ओवर एस्टिमेशन हुआ है। तो यह जीवीए से संबंधित कुछ खामियां हैं जिनका आप मुख्य परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में आप उपयोग कर सकते हैं। जैसा हमने चर्चा किया, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपसे जीवीए के कंसेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है, बेस ईयर में चेंज, जीवीए को कैलकुलेट करने, उसकी गणना करने के विधि में जो बदलाव लाए गए हैं उससे संबंधित। उसके अलावा जीडीपी के समकक्ष अगर जीवीए के आंकड़ों की हम प्रासंगिकता की बात करें उस क्षेत्र में, यह आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जीवीए में खामियां क्या क्या होती हैं इसके गणना में, आर्थिक प्रगति को, विकास को मापने के लिए, तो इन बिंदुओं का उल्लेख आप अर्थव्यवस्था में, जहां पर आपसे इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में